बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में यानी शहर इक़्तिदार में एक खौफ का आलम था। यानी अदालती सतूनों में एक लर्ज़ा तारी था। हर तरफ अफरा तफरी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ होने जा रहा है और फिर बहुत कुछ हुआ भी। ये पिछले हफ्ते से इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ हो सकता है और हुआ भी। कुछ जजेस अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ जजेस अपने अख्तियारात को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ जजेस अपने साथी जजेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जजेस दूसरे इदारों को बर्बाद करने पे तुले हुए थे। और बिलाखिर वही हुआ। 8 जजेस का अक्सरियती फैसला सामने आया, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सामने आया और उस फैसले ने कई तज़ादात को जन्म दिया है। बहुत सारे तज़ादात आप कल से देख रहे होंगे। मैं इस फैसले के खदोखाल में नहीं जाऊंगा कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस फैसले में उन केसेस का भी जिक्र हुआ जो सब जुडिस हैं, जिनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें अदालतों में दाखिल हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जा चुकी हैं, वो पड़ी हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस चीज़ का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। हाँ, लेकिन कहा गया तो ये ज़रूर कहा गया कि ये 8 जजेस पाकिस्तान के दयानतदार तरीन जजेस आइन के आर्टिकल 187 के अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुना रहे हैं। तो यहां पर ये मेरा सवाल तो बनता है, क्योंकि मैं एक आम शहरी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इस मुल्क का एक अदना सा एक वो हूं जिसके एक टेलीफोन कॉल से भी टैक्स काटा जाता है और वो टैक्स इन जजेस का पेट भरने पे खर्च होता है। तो मैं तो सवाल पूछूंगा और सवाल मेरा ये है कि 187 आम गरीब आदमी के हकूक के लिए कहां मर जाता है? 187 के अख्तियार को उस वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता जब गरीब लोग मर रहे होते हैं? 187 को उस वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता रहा जब 184(3) के तहत चीजों को या मामलात को या अज खुद नोटिस या सो मोटो लिए जाते थे? आज आपको 187 याद आया है। 187 जो आपको बेतहाशा अख्तियारात देता है कि आप किस तरह फैसला कर सकते हैं। फैसला क्या था? फैसला किस चीज का था? केस किस चीज का था? दफन किसको होना था और दफन किसको कर दिया? फैसला था मखसूस नशिस्तों का और बात जाकर पहुंची इंतखाबात तक कि आपने इंतखाबात को ही मशकूक करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार पे आपने उंगली उठाई और उसको आपने यूं समझ लें कि इलेक्शन कमीशन को ही आपने बिल्कुल एक मफलूज करके रख दिया। अगर इलेक्शन कमीशन मफलूज हो जाएगा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? आपने तो इंतखाबात को भी उसके वजूद पर भी सवालिया निशान लगा दिया। सब गलत है, सिर्फ आप सही है। जी जनाब, आप सही हैं, इसलिए कि आपके पास 187 के अख्तियारात हैं जो गरीब आवाम के लिए नहीं उठते। यही वजह है कि पाकिस्तान में 60 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन 187 खामोश है। यही वजह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोर देन 60,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन 187 खामोश है। 187 खामोश है। 187 खामोश था जब ऑडियो लीक्स का मामला सुना जा रहा था। 187 खामोश था जब 63A सुना जा रहा था। 187 खामोश था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार दिया जाता था। 187 खामोश था जब फसादियों के केसेस सुने जा रहे थे। मैं समझ रहा था कि शायद अदलिया का थोड़ा बहुत भरम रख लिया जाएगा, थोड़ा बहुत मान रख लिया जाएगा, लेकिन बहुत बदकिस्मती से ऐसा लग रहा था कि जैसे उमर अता बंदियाल और एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की सोच जो थी, जो आइडियोलॉजी है, वो सुप्रीम कोर्ट पे आज भी डोमिनेंट है। यही डोमिनेंसी है और वो डोमिनेंसी इस केस से झलक, इस जजमेंट से झलक रही है। यही डोमिनेंसी, उनकी आत्माएं वहां भटक रही हैं और इसलिए इस तरह का फैसला आया। यानी ये फैसला ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई के किसी कारकुन ने या कुछ रहनुमाओं ने बैठकर लिखा है या पीटीआई के वकला ने बैठकर लिखा है। जिस तरीके से कहा गया कि 2 ब्रदर जजेस, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान की जो राय थी वो उन्होंने हदूद से तजावुज किया, तो आपने क्या किया? आप सीधी बात क्यों नहीं कह देते कि 14 सितंबर का जो आपका ऑर्डर था
उसको कवर करने के लिए आपके लिए लाजिम हो गया था कि आप इस तरह की जजमेंट लाएं। आप पे लाजिम हो गया था अपने आप को बचाने के लिए कि आप 9 सवालात के आपको जवाब न देने पड़े। जवाब तो देने पड़ेंगे, जवाब आएंगे और जवाब आने चाहिए। यहां भी आप मिसकंडक्ट के इर्तिकाब कर गए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने वजूद की बका की जंग कैसे लड़ती है। आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुक्म सादिर फरमाया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दो। आपने हुक्म सादिर फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात में अपना किरदार निभाने में नाकाम गया। इलेक्शन कमीशन और आपने तनकीद का निशाना बनाया अपने ही अदालत के फैसले को, जो फैसला पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक था। हालांकि वो इंतखाबी निशान से मुतालिक था ही नहीं, ये फैसला इंतखाबी निशान से मुतालिक नहीं था, यहां भी 187 था, इसलिए कि ये फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था, लेकिन उसको आप लेकर आए 187 में और फैसला हो गया निशस्तों का, मखसूस निशस्तों का। खैर है, कोई बात नहीं। फिर आपने कहा कि 14 सितंबर का वजाहती आर्डर भी इसी जजमेंट का हिस्सा रहेगा, भाई रहेगा। फिर आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और आपने सीधा कह दिया कि मखसूस निशस्तों से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 को, जो इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 से मुतसादिम है, उससे मनाफी है, आपने उसको कलअदम करार दे दिया। अब जब ये आपने कर दिया, ये इलेक्शन रूल जो है 94 वो खवातीन और मखसूस नशस्तों से मुतालिक है। जब आपने मखसूस नशस्तों से मुतालिक एक कानून को खत्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया, अब इलेक्शन कमीशन कहां जाए, किस कानून के तहत फैसला करे, ये भी तो थोड़ा सा बता देते कि आपको पता नहीं था कि रिव्यू पिटिशंस आपकी अदालत में मौजूद है, पीएमएल-एन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपने उनको भी खातिर में नहीं लेकर आए। बहरहाल इस वक्त उसके फौरन बाद कल आपको पता है जजेस कमेटी का इजलास हो, एक वहां उस पर भी एक तनाजा खड़ा कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो खुद को इस वक्त चीफ जस्टिस समझ रहे हैं, वो जजेस कमेटी के इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो जजेस कमेटी है उसमें शरीक नहीं हुए। अलबत्ता उनका एक खत वहां पर पहुंचा और उस खत में 3 शराइत रखी गई हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है उसमें जो ये जो हुई है, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उसके हवाले से या तो फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए जो इसको रिव्यू करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था 2023 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया था, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने। अब या तो इसके लिए भी फुल कोर्ट बैठे जो उसको रिव्यू करे, और फिर या तो फिर इस तरह नहीं कर सकते तो एडमिनिस्ट्रेटिवली फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए जिसमें तमाम जजेस बैठें और बैठकर ये फैसला करें, या फिर मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मशहूर शेर है ना। तो इसी तरह अपने महबूब का दिफा कर रहे हैं मंसूर अली शाह। ये लोग पता नहीं, उमर अता बंदयाल की भी आंखों के तारे थे, मंसूर अली शाह के भी आंखों के तारे, पहले एजाजुल एहसन थे, फिर मज़ार अली अकबर नकवी थे, मुनीब अख्तर थे, अब मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह की आंखों के तारे हैं कि अब उनको बरमला ये कहना पड़ रहा है कि या तो फिर जजेस कमेटी में मुनीब अख्तर को भी वापस बुलाओ, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। क्या है यार, मैं ये समझ रहा था जो कुछ हुआ है कल, मेरा अंदाजा था कि ऐसा मुमकिन है कि कल शाम तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से पाकिस्तान के झंडे के बराबर में पीटीआई का झंडा भी लहरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होना तो चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के मामला चल रहे हैं उसमें पीटीआई का झंडा लहरा दिया जाना चाहिए। अब तो लहरा दिया जाना चाहिए कि आप तनख्वाह लें अवाम की, पैसा लें अवाम का, आपके बच्चे खाएं अवाम का, अवाम के टैक्सेस का, और वही अवाम इंसाफ से महरूम, और आप एक शख्स को बचाने में पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, पूरी अदलिया लगी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच बनते हैं, किसी गरीब के लिए बने, कभी लोग मर जाते हैं उनको फिर इंसाफ मिलता है। लोगों के बच्चे इस वक्त जो खुद मर गए हैं उनके बच्चे अदालतों में यहां पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कि इंसाफ के दरवाजे बंद हैं और 187 खामोश। अगर बदकिस्मती से भूला भटका केस आ भी जाता है तो 187 खामोश, बिल्कुल खामोश। मैं ज्यादा इस चीज पर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ,
उसमें जो दो चीजें सामने आई, और यही वो चीजें थी जिनको रोकने की मुतवातिर कोशिश की जा रही थी। आपको याद होगा कि 63A के हवाले से एक बेंच बना था जिसकी सरबराही उमरता बंदियाल कर रहे थे। एजाजुल एहसान और मुनीब अख्तर उस बेंच का हिस्सा थे। अब इस बेंच ने 63A को रीराइट किया था, याद है ना, हमजा शहबाज केस में। अब उसको रीराइट करने के बाद उसकी शक्ल बदल दी थी। उसकी नजरसानी पिटीशन मुतवातिर पड़ी थी। जो प्रोग्राम मैंने किए हैं उसमें कहा था कि 63A का मामला या नजरसानी की जो पिटीशन है वो दोबारा से आ सकती है, आई। अब उसके बाद ऑडियो लीक्स का मामला, आपको याद होगा ऑडियो लीक्स, मशहूर ऑडियो लीक्स जिसमें मज़ार अली अकबर नकवी और कह रहे थे, ट्रकों का किसी का जिक्र था। एक ट्रक मेरे ख्याल में 1 करोड़ को कहते हैं, एक ट्रक 1 करोड़ को मज़ार अली अकबर नकवी एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट में ट्रकें बुलवा रहे थे। और आपने सुना होगा परवेज इलाही की एक फोन कॉल, वो एक बहुत नामवर वकील को कह रहे थे, जो अभी क्या कहूं किसका नाम लें, जिन्होंने कहा था कि जी मज़ार अली अकबर नकवी को केस लगा देना, मतलब फरमाइश पे केस लगते थे। तो उस ऑडियो लीक्स में उसमें भी मुनीब अख्तर का जिक्र है। मुनीब अख्तर की भी एक ऑडियो है, उसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास साहिबा की ऑडियो भी शामिल है, जो इमरान इश्क में मरी जा रही है। तो ये ऑडियो लीक्स का मामला भी था और इस मामले को सामने आना था, तो इसलिए इस चीज को होना था। लेकिन इस वक्त जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अब इसको भी फिक्स कर दिया गया है, अब इसके लिए बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। अगर मैं आपको मुख्तसरन बता दूं तो मुख्तसरन ये है कि इसकी मुख्तसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दी है। अब उसके लिए बताया चीफ जस्टिस काजी फायज साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। ये बेंच नहीं, ये कमीशन है। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां शामिल होंगे और ये केस इसकी समाप्त करेगा। और इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 63A की नजरसानी दरख्वास्तों के लिए भी एक बेंच मुकर्रर कर दिया गया है और कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर, अच्छा ये जो बेंच है जस्टिस काजी फायज साहब की सरबराही में काम करेगा और इसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां ये भी इसका हिस्सा होंगे। और जो लार्जर बेंच, सॉरी ये लार्जर बेंच जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में होगा और इस बेंच में जस्टिस याया आफरीदी साहब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जस्टिस जमाल मंदुखेल होंगे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल होंगे। यहाँ पर बहुत माजरत के साथ मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो इन बेंचेस की तश्कील का मामला सामने आया है, इसमें तश्कील इस तरह की गई है कि ये भी 2-3 के तकसीम से फैसला आएगा, 2-3 की तकसीम से फैसला आएगा, यानी 2 अकलियती होंगे, 3 अक्सरियती होंगे। ये बेंच पहले ही बता रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंतशार बरपा है। पाकिस्तान में एक सियासी अफरा तफरी पैदा की गई है। पाकिस्तान में एक यूं समझ लें कि आईनी बहरान को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। एक वजीर आजम, फिर से एक वजीर आजम को तौहीन अदालत में लटकाने की साजिश हो रही है, उसको घसीटने की साजिश हो रही है, उसको अदालतों में बुलवाकर माफिया मंगवाने की साजिश हो रही है। साजिश हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम ना हो, साजिश हो रही है कि जजेस का या जो उम्र बढ़ाने का मामला वो ना हो। लेकिन गुज़िश्ता रोज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इंकशाफ किया कि मंसूर अली शाह आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑन बोर्ड थे, जजेस की उम्र के हवाले से उनको कोई एतराज नहीं था और उन्होंने कहा कि अगर सबकी उम्र बढ़ती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। असल में उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इश्यूज दूसरे बने कि अगर उम्र बढ़ती है तो ठीक है, अगर बढ़ती है तो भी यहां भी होगा। और उसके अलावा जो होगा वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बन रही है, जो अदालत बन रही है, मंसूर अपना जस्टिस काजी फायज साहब उसमें चीफ जस्टिस लग जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि काजी फायज ईसा एक अरसे से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में चुभते रहे हैं और शायद मेरे ख्याल में आगे भी ये चीजें चलती रहेंगी। अब देखना ये है कि अपना जस्टिस याया आफरीदी ने भी एक 26 सफ़ात का इजाफी नोट जारी की है। उसमें उन्होंने कहा कि 7 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर मखसूस नशस्तें जारी कर दे। यानी यूं समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कनपट्टी पर हथौड़ा बरस रहा है, हथौड़ा गर्दी चल रही है
और इस हथौड़ा गर्दी का नतीजा क्या निकलता है? क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें निकल मिलती हैं, या फिर इस फैसले का भी अंजाम 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने वाला होगा, कराने जैसा होगा जो उमरता बंदियाली कोर्ट ने दिया था, या फिर कोई और? जाहिर है कि नजरसानी की दरख्वास्त तो रिव्यू पिटिशन तो आएंगी इसमें, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होगा। वो देखते हैं क्या होता है कि आया वजीर आजम को लटकाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत होती है, क्या होता है? सूरत हाल बहुत गंभीर है। पाकिस्तान आईनी बहरान से दो चार है, पाकिस्तान सियासी बहरान से दो चार है, पाकिस्तान की पार्लियामान पर हथौड़ा गर्दी मुसलसल जारी है, और 8 जजेस ने पाकिस्तान की पार्लियामान के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए, पिछले आम इंतखाबात पर सवाल कर दिए, लेकिन सवाल अगर नहीं किए, अपने अख्तियारात पर नहीं किए कि खुद क्या कर रहे हैं, किस तरह ये अदलिया पॉलिटिकल हो गई है, और किस तरह इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को सियासी बना दिया गया है, पीटीआई को जोनल ऑफिस बना दिया गया है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।